हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू इन द क्लास ऑफ सीडीपी। आज हम जो है लेवल 2 की एचटेट की जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2020 का, वो क्लास हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जो भी स्टूडेंट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एचटेट एग्जामिनेशन, आई होप दैट दिस क्लास विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी पहले से ही, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो पहले से डिस्क्राइब हो चुका है और इस बार काफ़ी सावधानी भी बरती गई है एचटेट के एग्जामिनेशन में, बिकॉज मोर देन 2000 स्टूडेंट्स के जो एडमिट कार्ड हैं वो होल्ड करे गए हैं। आई होप दैट कि आपको ये सारी चीज़ भी मालूम होगी, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीडीपी का आज पूरा पोर्शन करेंगे। सीडीपी के बाद इसके बाद ही जैसे ही जो लैंग्वेज है उसका पोर्शन भी हम लोग करेंगे, और फिर लास्ट में जो फिजिकल एजुकेशन का जो अपना पर्टिकुलर पेपर है उस पूरे पेपर को एक ही क्लास में हम लोग सॉल्व कर देंगे। 2 क्लास लेंगे, 2 क्लास में ये दोनों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाई थॉर्नडाइक। इनमें से कौन सा लॉ जो है वो लर्निंग का नहीं है, जो प्रिस्क्राइब किया है किसने, आपका थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने प्रिस्क्राइब किया है, और इनमें से कौन सा लॉ है वो लर्निंग का लॉ नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है। चलिए फटाफट जल्दी से इसका आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लर्निंग, ठीक है, शाबाश। तो बेसिकली क्या है, अगर ये तीनों लॉज की बात करी जाए तो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, ये सारे के सारे लॉ जो हैं ये किसने दिए हैं, EL, इनका पूरा नाम है EL थॉर्नडाइक, ठीक है। बाकी जो जनरलाइजेशन का लॉ है ये थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो किसने दिया है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये फेडरिक किगार्ड ने दिया है, हेनरी पीटर, जॉन कॉनबैक एंड मेयर एंड सेलोवे। मेयर, सेलोवे, जॉन क्रिकबैक, हेनरी एवं पीटर, फ्रेडरिक एंड किगार्ड, इनमें से किसने इंट्रोड्यूस किया था किसको, इमोशनल इंटेलिजेंस को। आपने पता लगाना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो किसने दिया था, राइट। किसकी बात हो रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस की, राइट। यहाँ आपको पता लगाना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो टर्म थी, इस टर्म को किसने यूज करा था, ठीक है, राइट। तो ये किसने करा था, ये करा था आपके मेयर सेल्वे ने, मेयर और सेलोवे ने इसको इजाद करा था। चलिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड, फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ देयर लर्निंग डेफिशिएंसी। अगर लर्निंग डेफिशिएंसी की बात करी जाए, चलिए इसमें जल्दी जल्दी से मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, आप लोग अपने आंसर्स जो है वो मार्क करते रहें फटाफट जल्दी से, और बीच में कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ कमेंट कर दें, देन आई विल एक्सप्लेन द आंसर्स, राइट। सो बेसिकली बात क्या की गई है, बेसिकली यहाँ पे बात की गई है कि एनालाइजिंग द बिहेवियर, बिहेवियर एनालाइज करा है किसका, डिसेबल्ड चाइल्ड का, टू फाइंड आउट द रूट कॉज। डिसेबिलिटी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, डिसेबिलिटी की जहां भी आप बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आती है आपकी, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट जो कमी है, इम्पेयरमेंट की वजह से क्या जनरेट होती है, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन है उनको क्या बोलते हैं, या तो हम दिव्यांग बोलते हैं या फिर उनको क्या बोलते हैं, हैंडीकैप, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको, ठीक। तो इनको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। अगर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जल्दी से वो क्वेश्चन भी बता देता हूँ, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है, वो पूछ लेता है APE, ठीक है, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है वो क्वेश्चन, APE, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल अप्रोच प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं, जिससे कि उनको आप पर्टिकुलर काइंड ऑफ एजुकेशन आप उनको दे पाए, सो दैट दे कुड सर्वाइव इन द जनरल क्लासरूम एज द अदर स्टूडेंट्स आर सर्वाइविंग दैट पर्टिकुलर क्लासरूम, राइट।
तो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। Who first introduced the concept of latent learning? अच्छा, latent learning की बात करें तो ये सिंपल सा ओपन एंड सर्च क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। एडवर्ड चैंस टॉलमैन ने इस टर्म को आपका इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। Who was the main propounder of functionalism? फंक्शनलिज्म की जब भी बात करी जाती है, फंक्शनलिज्म में तुरंत आपका विलियम्स जेम्स आ जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म की आप बात करोगे तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या आ जाएंगे, ये आपके थॉर्नडाइक आ जाएंगे, उसमें एसआर थ्योरी भी उससे रिलेटेड आ जाएगी। अगर एसआर थ्योरी वैसे अगर आपको याद करना हो तो मैं एक पीसीओ, इस वर्ड को आप याद रखिए। जैसे इवान पैवलोव जो है, इवान पैवलोव की थ्योरी क्या है, ये आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करी जाए तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे रिलेटेड है आपकी, ये रिलेटेड है स्किनर से। एक और बात इसमें याद रखनी है, जो पैवलोव है पीसी में आप एक बात और याद रखेंगे, पीसीएस आप याद रख लें तो इससे और आपके लिए आसानी ये हो जाएगी कि यान पैवलोव की जो थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है, ये किस पे काम करती है, ये आपका एसआर स्टिमुलर रिस्पांस पे काम करती है। और जो स्किनर की थ्योरी है, ठीक है, स्किनर की थ्योरी क्या करती है, रेस्पॉन्स और स्टिमुलस पे काम करती है। ये उल्टा थोड़ा सा, पहले ये लोग रेस्पॉन्स देखते हैं देन स्टिमुलस देते हैं। और ये किस पे थी, ये रैट पे की गई थी थ्योरी, और इसका जो किया गया था ये किस पे था, डॉग के सलाइवा पे। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे जो फैक्ट्स हैं इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनेट मोटिव? इनेट मोटिव मतलब अंदर से जिस चीज की प्रेरणा आपको मिले, जबरदस्ती आप अपने आप को रोक नहीं पाए उस चीज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इनेट। इनेट मतलब अंदरूनी आप बोल सकते हो, ठीक है। जो आपको इनहेरिटेंट में भी बोल सकते हो कि इनहेरिटेंट में भी मिली हुई है, ठीक है, वो फिक्स्ड है, उनको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें क्या है, अवार्ड आएगा, पनिशमेंट, इंसेंटिव्स आएंगे या फिर हंगर। तो सिंपल से देखिए, इसमें जो आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, हंगर आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, ठीक है। कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक यू कैन नॉट कंट्रोल योर हंगर, right? So next question we will talk about, the question is that in which stage of development the sexual changes, especially he is talking about the sexual changes occur in child's body start to appear। जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जा रही है बेसिकली, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हीं को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या? देन सेकेंडरी सेक्सुअल जो चेंजेस हैं वो अपीयर जो है कब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इसकी बात करी जा रही है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात करें बेसिकली, तो वो सारी की सारी चीजें, या सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके प्यूबर्टी एज में होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? अच्छा, ये क्वेश्चन आ ही गया इसमें, चलिए बढ़िया। अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग किसके लिए, किसने दी है? मैंने अभी आपको पीसीओस याद रखवाया था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग पहले है किसकी, पैवलोव की, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग में और क्या रहता था, क्लासिकल कंडीशनिंग में एसआर पे काम करती थी, ठीक है, लेकिन इसको एसआर टाइप कंडीशनिंग नहीं कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन को रखा गया है इसमें, ठीक है। एसआर टाइप कंडीशनिंग इसको नहीं बोला जाता है, आप याद रखें, इसको टाइप एस कंडीशनिंग बोलते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलस से शुरू होती है। अगर यहीं पे ऑपरेंट कंडीशनिंग आपसे पूछ लेता तो वो क्या होती, टाइप आर कंडीशनिंग हो जाती। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, टाइप एस कंडीशनिंग। क्या ये बात क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द एज ग्रुप गिवन टू द एरिक्शन फॉर द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री? अच्छा, एरिक्शन की सारी जो स्टेजेस हैं वो आपको याद ही होंगी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप की जो प्रॉब्लम रहती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में, वो कौन सी एज में होती है, ठीक है। तो ये सिंपली कब जनरेट होती है, ये आपकी 6 से 11 साल की एज में आपकी डेवलप होती है। इसमें बच्चा नई नई चीजें करने की कोशिश करता है और उसको इंफीरियरिटी होती है कि वो कहीं फेल हो जाए इसमें करने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी सही बात है बिल्कुल, कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सही बात है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, कुछ लोग जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ लोग देर में बढ़ पाते हैं, कुछ का डेवलपमेंट फास्ट होता है, एक पर्टिकुलर रेट जो है वो अलग अलग होते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न, बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा सीधा 80 साल का हो जाए, पहले उसको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का ऐसे करके बढ़ना पड़ेगा। देन कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल,
ठीक है। तो इनको आप लोग देखिए, स्पेसिफिक टू जनरल, ये नहीं होता, इसको इस तरह से देखिए आप कि पहले क्या करते हैं, पहले इसमें जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं हम लोग। ये सीधा सीधा प्रिंसिपल्स में दिया गया है, चाहे किसी भी बुक में आप उठा के देखेंगे तो ये दिख जाएगा आपको। हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, उससे भी आप याद रख सकते हैं कि आप इंडक्टिव और डिडक्टिव से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज्यादा अच्छी बात है जितने ज्यादा फैक्ट्स को आप याद रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। विच ऑफ द थॉट्स ऑफ स्कूल इन साइकोलॉजी इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स थ्योरी। अच्छा, इसको आप याद रखें हमेशा। ब्लैक बॉक्स थ्योरी जो है वो, उसको हम लोग किस और नाम से जानते हैं, बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं। बिहेवियरिज्म में अगर देखा जाए तो पहले कौन सा, वॉटसन इसको लेके आए थे शुरुआत में। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? आगे और अच्छी तरह से देखेंगे, कोई बात नहीं। बिहेवियरिज्म में जॉन वॉटसन, ठीक है, बिल्कुल 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 सही। हाँ, इसमें और जो नेचुरल साइंस की बात करी गई थी, इसमें बेसिकली जो बिहेवियर था उसकी बिहेवियर की स्टडी को और ज्यादा स्ट्रक्चरलाइज किया गया था। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मेंटल हेल्थ। अच्छी मेंटल हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से नहीं है। देखिए, एबिलिटी टू एडजस्ट, अगर आप अपने दिमाग से चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं, सही बात है ये तो। इमोशनल मैच्योरिटी, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके जो इमोशंस हैं उनको आप कंट्रोल कर पाते हैं, उनको मैनिपुलेट कर पाते हैं अपने हिसाब से, जिस टाइप की सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप मैनिपुलेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स दैट यू आर मेंटली साउंड। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज आल्सो द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, इंटॉलरेंस नहीं है। जैसे आपसे किसी ने कुछ कहा और आप चिढ़ गए, मतलब आपने सही आंसर ही नहीं दिया उसको। जैसे फॉर एग्जांपल, आ स्टूडेंट इज कमिंग टू यू टू आस्क सम आंसर, सम क्वेश्चंस, बट यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर आंसर। आपने बहुत सारे बहाने लगा दिए उसको कि आप क्लास में क्या कर रहे थे, आपने ये पहले क्यों नहीं करा, मैंने तो बताया था। राइट, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इंटॉलरेंस में आती हैं एक टीचर के लिए। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द स्केल 1 इन कैटल कल्चर। इस बात को आप याद रखिए पहले तो, ये पूरे स्केल आप याद कर लीजिए। जो स्केल 1 है, बाकी जो स्केल है कैटल कल्चर के, फ्री इंटेलिजेंस पे बात करी इन्होंने, फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट पे, और उन्होंने प्रिपेयर्ड करा ये, और इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजों को उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया था। ठीक है, फॉर 8 to 12 ईयर मेंटल डेफिशिएंसी पर्सन। हाँ, एक बात और याद रखें कि इन्होंने, इनका जो स्केल है, कैटल का जो स्केल है वो किस पे है, डेफिशिएंट पर्सन पे है पहले तो। ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, बट उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो जो कैटल का कल्चरल फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट था वो किस पे था, वो आपका डेफिशिएंट पर्सन पे था। और डेफिशिएंट पर्सन की भी स्पेशली बात करें तो वो 4 to 8 ईयर्स के जो मेंटल डेफिशिएंट पर्सन थे स्पेशली उन पे था। क्या ये बात क्लियर है आपको? 4 to 8 ईयर। राइट, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और समझेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? इनसाइट, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, वेरिफिकेशन। या फिर आपका प्रिपरेशन से शुरू होगा, प्रिपरेशन, इनसाइट, इंक्यूबेशन और वेरिफिकेशन, देन प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट, वेरिफिकेशन। या फिर लास्ट में कह रहा है प्रिपरेशन, इनसाइट, वेरिफिकेशन और इंक्यूबेशन। क्या समझ पा रहे हैं? मैं आपको और इसके लिए क्यों याद दिला दे रहा हूँ। इसको, ये जो मॉडल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्रिएटिविटी मॉडल भी बोलते हैं। क्रिएटिविटी मॉडल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आप याद रखिए, इसमें क्या था, इसमें बेसिकली कितने थे, 5 स्टेप्स थे इसमें। ठीक है, 5 में से यहाँ कितने दिए हुए हैं, यहाँ 4 दिए हुए हैं। राइट, अब उनमें अगर आप देखो तो सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करते हैं, पहले हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। Then first of all we start with the preparation, then incubation, then insight, then verification, और verification। इन सब के बाद एक और 5वां भी याद कर लीजिए, वो होता है evaluation। evaluation, ठीक है। तो अगर 5th भी आपसे पूछता है या इनमें से कुछ हटा के पूछता है तो क्या होगा, आप लोग इसको evaluation से याद रख पाएंगे। तो ये प्रिपरेशन से शुरू होता है, evaluation पे खत्म होता है। प्रिपरेशन, हाँ, PIIB,
ठीक है, PIIV, ये क्या है, इसको आप या तो क्रिएटिविटी मॉडल बोल सकते हो या प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी भी इसको आप बोलते हो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये कहा गया है कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड नहीं है। फिर वही बात है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम आया है तो ऑपरेंट कंडीशनिंग से आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि ये किसने दी है, ये आपकी दी है स्किनर। अब स्किनर से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की, उसकी सारी चीजें आप याद रखिए। ठीक है, फिर देखिए आपको क्या है ना, ये जितनी भी चीजें इसको आराम से करने में आसानी हो जाएगी। राइट, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है, अंतर्दृष्टि, पुनर्वलन, स्वतः पुनर्वलन या विलोपन। ठीक है, राइट, तो इसमें देखिए जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करेंगे तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में रेनफोर्समेंट आता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी आती है, एक्सटेंशन भी आता है, इसमें इंसाइट की बात नहीं होती है। ठीक है, इन्होंने कोई इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो उस पर नहीं था, चिंपैंजी बंदर पे। ठीक है, तो स्किनर किसकी बात करते हैं, रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात करते हैं, एक्सटेंशन की बात करते हैं, ये इनसाइट की कोई भी बात नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। हु इंट्रोड्यूस लर्निंग डिसेबल वर्ड, लर्निंग डिसेबल वर्ड, तो ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सैमुअल क्रिक ने किया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट सपोर्टर ऑफ द व्यूज अबाउट द साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल। तो इनमें से कौन से थे, विलियम बूंद जो थे उन्होंने ये नहीं माना था, वो ये नहीं मानते थे कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ सोल है। साइंस ऑफ सोल साइकोलॉजी को नहीं मानते थे विलियम बूंद। ठीक है, 4 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी देयर इज ए स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ टेलीपैथी, टेलीपैथी रीबर्थ। अच्छा, इसको जनरली अगर आप कुछ मूवियां देखें टेलीपैथी की, कई सारी मूवियां, तो उससे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। देखिए वैसे आप अगर इसका आंसर देखें, चलिए हम लोग लगाते हैं, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में तो आएगी नहीं टेलीपैथी। टेलीपैथी में बेसिकली क्या करते हैं, हम दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, रिवर्थ पे काम करते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी शारीरिक से संबंधित है, तो ये होगा नहीं आंसर। क्लिनिकल साइकोलॉजी में इन सब चीज़ों की स्टडी करी नहीं जाती, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अलग चीज़ों की। तो पैरा साइकोलॉजी जो है वो आपका सीधा सीधा साफ आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अलग चीज़ों को। According to Jean Piaget, in which stage the child is able to understand hypothesis and getting thinking ability on basic of logical statement। यहाँ लॉजिकल स्टेटमेंट्स की बात करी जा रही है। इसमें क्या है, ये आपकी चाहे सेंसरी मोटर की स्टेज की बात करें, सेंसरी मोटर पहली आपकी जो हो जाती है, राइट। देन नेक्स्ट हम किसके लिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किस पे, प्री ऑपरेशनल ऑपरेशन, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, तो अब जब हम सेकंड स्टेज में जाएंगे, राइट, वहां पे भी लॉजिक्स नहीं आता है। लॉजिक्स के बाद इसने एक बात और करी है, ये हाइपोथेटिक्स की बात कर रहा है, हाइपोथेसिस की बात कर रहा है, पर संकल्पना एक तरह से बना रहा है, परिकल्पनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है बच्चा, और थिंकिंग एबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स दे रहा है। स्टेटमेंट जो है वो लॉजिकल इसके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 11 से 15 साल की जो एज होगी उसमें जाके आपकी लॉजिकल स्टेटमेंट्स जो है वो डेवलप हो पाएंगे और वो हाइपोथेटिकली भी चीज़ों को सोच पाएगा। उससे पहले उसके लॉजिक जो है वो रैंडम रहेंगे, मतलब लॉजिक्स जो है वो हाइपोथेटिक्स के साथ नहीं दे सकता, क्लियर फैक्ट के साथ अपनी जो चीज़ें हैं उनको सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी अबाउट द मेंस थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज और परसेप्शन। मेमोरी, लैंग्वेज और परसेप्शन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है आराम से। किसकी बात हो रही है, साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजिकल स्टडी में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, थिंकिंग की, मेमोरी की, लैंग्वेज की और परसेप्शन की। तो ये किसका पार्ट हो गया, सीधा सीधा ये कॉन्गुलेटिव साइकोलॉजी की बात हो गई। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, समझेंगे दूसरे क्वेश्चन को। Which of the following is not the type of personality by Kretschmer? ये भी इजी क्वेश्चन है। क्रेचमर में मैंने जब ये पढ़ाया था आपको तो ये पूरा पढ़ाया था। इसमें एथलेटिक होता है, राइट, एस्थेनिक होता है, पैटनिक होता है। इसमें एस्थेनिक जो है वो आंसर आपका नहीं होता, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये टर्म आपको दे दिया। ठीक है,
21 का आंसर नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, समझिए इसको। व्हाट इज द एज ऑफ मोरल डेवलपमेंट? नैतिकता की बात हो रही है, मोरल डेवलपमेंट स्टेज, हेट्रोनोमी और रेसिप्रोकेसी। जीन पियाजे ने हेट्रोनोमी और रेसिप्रोकेसी की बात जो है वो 5 से 8 साल की एज में की है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is not characteristics of the learning disabled children? वो चिल्ड्रन जो लर्निंग डिसेबल्ड हैं, मतलब किसी भी वजह से कुछ सीख नहीं पाते हैं ठीक तरह से, तो क्या होगी उनकी? इमोशनल स्टेबिलिटी, ये एक अलग चीज है। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन हो सकता है, इम्पल्सिविटी, सबसे ज्यादा जो चीजें रहेंगी वो परसेप्चुअल चीजें रहेंगी, क्योंकि इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी इफेक्टिवनेस की बात की गई है। डिसेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है, बट आपकी जो इफेक्टिवनेस है काम करने की, एफिशिएंसी है या एक्यूरेसी है, वो इतनी अच्छी नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आईक्यू रेंज की बात करिए तो सीधा सीधा ये तो आईक्यू चार्ट से आप इसको समझ जाएंगे कि सर्व एज द मेंटल रिलेटेड चिल्ड्रन। मेंटली रिटार्डेड जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से अगर मेंटली रिटार्डेड की बात करें हम लोग, तो इसमें किसमें पहुंच जाता है, 20 से 35। ये समझ लीजिए लगभग सबसे लो वाली स्टेज में आप चले जाएंगे, ठीक है। वेरियस जो स्टेजेस दिए हैं उन स्टेजेस को आप एक बार पढ़ लेंगे, सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट फ्रेंडशिप डेवलप टुवर्ड्स सेम सेक्सुअल ग्रुप? ये किसकी बात करी गई है, ए सेक्सुअल उस ग्रुप की बात करी गई है जहां लड़का लड़की से दोस्ती करना पसंद करता है और लड़की लड़कियों का, एक तरह से ग्रुपिज्म यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू होता है, 10 से 12 साल की उम्र में बच्चे ऐसा करने लग जाते हैं। वो अपनी मतलब एक तरह से प्राइवेट ग्रुप बना लेते हैं अपने, लड़के लड़कियों में ज्यादा ग्रुप बनाते हैं और लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग? रियलिस्टिक थिंकिंग की बात की गई है, यथार्थवादी, ठीक है। यथार्थवादी चिंतन का प्रकार इनमें से नहीं है, इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब रियलिस्टिक थिंकिंग की बात की गई है तो रियलिटी में जो बात आएगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी बिल्कुल, क्रिएटिव थिंकिंग है, एवेल्युएटिव थिंकिंग, ऑटिस्टिक थिंकिंग जो है वो आपकी इसमें नहीं आएगी। स्वलीन चिंतन का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच साइकोलॉजिस्ट वाज नॉट सपोर्टर ऑफ ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी? ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी का कौन सा जो आपका साइकोलॉजिस्ट है वो ह्यूमनिस्ट जो थ्योरी है उसको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो इनमें से कौन से थे, फ्राइड जो है इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? स्ट्रक्चरलिज्म की बात करी जाए तो मैंने पहले भी आपको बताया था, शायद फर्स्ट क्वेश्चन को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन को, तब भी आपको बताया था कि स्ट्रक्चरलिज्म की बात जब भी आती है तो ये किसमें आएगी, विलियम बोन्ट, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म की बात जब भी आएगी तो विलियम बोन्ट की नाम उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 और 30, ये जो है लास्ट क्वेश्चन होंगे, लास्ट और पेनल्टीमेट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड टू द मोटिवेशन साइकिल? मोटिवेशन साइकिल से कौन सा इनमें से रिलेटेड नहीं है? ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें नीड नहीं है, ड्राइव नहीं है, इमोशन या इंसेंटिव, ठीक है। देखिए मोटिवेशन बेसिकली क्या है, हम किसी को भी मोटिवेट कर रहे हैं, ये समझ लो कोई फ्रस्ट्रेटेड आदमी है उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ड्राइव उसमें आएगा ही आएगा। उसमें इंटरनली मोटिवेशन जो है दो तरह से होता है, एक तो आपका इंटरनल मोटिवेट कर सकते हो आप उसको, या एक्सटर्नल मोटिवेट कर सकते हो। इंटरनल मोटिवेट तो इंटरनल ड्राइव हो उसकी, मतलब किसी वजह से उसको ये लग जाए कि नहीं अब तो मुझे ये करना ही करना है, ठीक है, तो ड्राइव होगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये उसकी जरूरत हो सकती है, जैसे उसके घर वालों को कुछ पैसों की जरूरत है, या उसके घर वालों को उस काम की जरूरत है जो उसको करना है, तो नीड हो गया यहाँ पे, ठीक है। देन इंसेंटिव, रिवार्ड मिल जा रहे हैं बाहर से, एक्सटर्नल रिवार्ड, उसको पता है कि अगर ये रेस है पर्टिकुलर, या फिर एक एग्जामिनेशन है, एक स्कॉलरशिप का एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं और आपको पता है कि वो स्कॉलरशिप के एग्जामिनेशन के बाद आपको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप जो वो मोटिवेटेड होंगे उस काम को करने के लिए। तो मोटिवेशन साइकिल में बेसिकली नीड आता है, ड्राइव आती है, इंसेंटिव आता है। इंसेंटिव को आपको रिवार्ड भी लिख सकता है, ठीक है, और इसको इंट्रोस्पेक्शन भी बोल सकता है, या इंटरनल क्या बोल सकता है इसको,
इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन भी बोल सकता है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा इमोशन। इमोशन से लेना देना इसमें ज्यादा नहीं रहता है, मतलब या फिर ये कहो काफी वीक रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैंग्वेज करेंगे। लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन आप लोगों को मालूम हो कि उसमें आते हैं, ठीक है। द इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद द बेसिक इंस्टिंक्ट। इमोशन ऑफ फियर जो है वो किसके साथ है। अब देखो किसी को डर लग रहा है, इमोशन ऑफ फियर की बात करिए, किससे एसोसिएटेड रहेगा, रिपल्सन से नहीं। रिपल आप कर सकते हैं किसी चीज को, प्रतिकर्षण किसी के प्रति हो सकता है, ये जरूरी नहीं है डर की वजह से हो। जैसे हो सकता है कि आपको हिंदी पढ़ना पसंद है, राइट, और इंग्लिश आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी से आप डरते हैं, राइट। देन प्यूगिनेसिटी, मतलब आप नहीं करना चाहते उसको। अपील्ड, शरणागत, ये जरूरी नहीं है कि किसी की शरण में आप चले गए, ठीक है। या फिर शरणागत से अपील्ड इस तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये काम कर लीजिए आप, ठीक है, आपने वो काम करें नहीं करें ये आपकी एक पर्सनल थिंग है, राइट। देन एस्केप का हो सकता है, बिल्कुल आपको डर है किसी चीज से और आप बच बच के जा रहे हैं, राइट। मुझे डर है, जैसे किसी ने बता दिया कि आगे जो है वो ट्रैफिक है काफी, तो मैंने क्या किया, अपना रूट चेंज कर लिया, राइट। तो क्या करते हैं हम, एस्केप करते हैं चीजों को। सो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स गाइस, हमने आज जो है वो सीडीपी के जो है वो 30 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम लोग लैंग्वेज के करेंगे, और फिर उसके बाद अगली नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका रियल पेपर है 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर, उसको पूरा हम लोग लगाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट है 18-19, रेडी होना है आपको। सो गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास।